4 नहीं बल्कि कई लंगर यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत लंगर बढ़िया है और 3 साल से आ रहे हैं हम। बोलिए शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगी। मिलिट्री वालों की तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना पड़ेगा। बहुत सेवा दे रहे हो, अपना समझ के सेवा दे रहे हैं। अभी मैं 1 किलोमीटर भी पूरा यहाँ तक नहीं आया हूँ और पता चल जाती है कि अपनी ट्रैकिंग की असल में औकात क्या है। एक बार बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ इधर से कैसे जिगजैग होते हुए चढ़ाई लगातार ऊपर चढ़ती है। ये बड़े बड़े पहाड़ों को पार करने के बाद श्रद्धालु पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर और वो रही श्रद्धालुओं की मंजिल, पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा। यहाँ पर पहुँचना है हमें। ओम नमः शिवाय। मैं पहले किस्मत वाला था जो अमरनाथ यात्रा को वीडियोस में देख चुका था, लेकिन अभी मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर जा रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं, बालटाल और पहलगाम। बालटाल 14 किलोमीटर की थका देने वाली खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, तो वहीं पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी 48 किलोमीटर है। मैं जा रहा हूँ पहलगाम वाले रास्ते से, जो कि ऐतिहासिक है और इसी रास्ते का जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर। तो अब मैं जा रहा हूँ पंजाब से पहलगाम, जिसकी दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। तो दोपहर को चला और 9 घंटे 400 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया उधमपुर। आज रात को यहीं रुकना है। एक नई सुबह और जल्दी से जल्दी पहलगाम पहुंचने की चाहत। रास्ते में एक के बाद एक 6 सुरंगों को पार किया। एक सुरंग तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सड़क सुरंग थी, जिसकी दूरी 9 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। ये पत्नी टॉप हिल स्टेशन के बहुत बड़े पहाड़ के नीचे बनी हुई है, जिसका एक हिस्सा चिनानी और दूसरा हिस्सा नाशरी में है। इसीलिए इसको चिनानी नाशरी टनल भी कहते हैं। तो सुरंगों के जाल और खूबसूरत दृश्यों को निहारते हुए देर शाम को मैं पहुंच गया पहलगाम। यहीं पर श्रद्धालुओं के लिए बेस कैंप बना हुआ है। सबसे पहला जो बेस कैंप है वो पहलगाम में बना हुआ है। रात को जो सभी श्रद्धालु हैं, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा रखी है, वो यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं और सुबह 4 बजे बेस कैंप के गेट खुलेंगे। तब उसके बाद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे। पहला जत्था यहाँ से निकलेगा। इस तरफ ये जो अभी लाइटिंग पूरी देख रहे हैं, ये पूरी लाइटिंग है जहाँ पर सारे लंगर लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग तरह के पकवान हैं। खीर भी मिल रही है, गर्मा गर्म खीर। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म अगर केसर वाली खीर मिल जाए और इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। बहुत लंगर बढ़िया है और 3 साल से आ रहे हैं हम। हर साल आते हो? हर साल आते हैं हम। बंदोबस्त कैसे है? बहुत बढ़िया बंदोबस्त है सर। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई लंगर यहाँ पर लगे हुए हैं। और बड़ा धन्यवाद हम करेंगे लंगर कमेटी वालों का, जो यहाँ पर हर रोज़ हजारों लोगों के लिए लंगर का इंतजाम करते हैं। दिन रात यहाँ पर लंगर चलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगी। सभी लोगों के लिए बैठने का बड़ा अच्छा बंदोबस्त करके रखा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई भाग दौड़ है या उनको खड़े होकर खाना खाना पड़ रहा है। हालांकि जिसकी इच्छा है वो बाहर टेबल लगे हुए हैं, खड़े होकर भी खाना खा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बैठकर भी आराम से खाना खा सकते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही मैं निकल पड़ा पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए, जहां से अमरनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी पहुंचकर दिल को थोड़ा दुख भी लगा, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई थी बहुत ही लंबी लाइन। तो आप पीछे तक देख लीजिए कहाँ तक लाइन लगी हुई है। अभी मैं पीछे से आया हूँ लाइन में लगकर, और करीब करीब मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लाइन में लगे हुए हो चुका है, और आगे भी पता नहीं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके मैं पहुंच गया आखिरकार उस जगह पर जहां पर फाइनली मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए परमिट चेक किया जाता है और उसके बाद ही आप अमरनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से अमरनाथ जी की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप चेक पोस्ट देख सकते हैं। पहलगाम से श्रद्धालु यहाँ तक आते हैं गाड़ियों में। 16 किलोमीटर का रास्ता गाड़ियों में निकाला जाता है और उसके बाद लंबी लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ पर। सबके जो
फार्म चेक होते हैं, जो अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन चेक होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंगर लगे हुए हैं। इन लंगरों में खाना खाने के बाद जो श्रद्धालु हैं अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से 32 किलोमीटर पवित्र गुफा है। आइए मैं आपको रास्ते में और भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा नज़ारा कैसा है। आइए आगे आगे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम महाराष्ट्र से आए हुए यहाँ इतनी दूर से पहले भी यात्रा की आपने? ये तो नए हैं। मैं 2003 में आया था। अच्छा, पहले भी आए हो? हाँ, 20 साल पहले। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बहुत सुविधा आनंद हुई आया यहाँ। और जो अरेंजमेंट है और कोई बात की दिक्कत नहीं हुई। हाँ, और मिलिट्री का बहुत अच्छा सुविधा बढ़िया है और हमारे मिलिट्री वालों की तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना पड़ेगा। बहुत सेवा दे रहे हो और अपना समझ के सेवा दे रहे हैं। पहला पड़ाव होगा वो होगा शेषनाग बेस कैंप। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग बेस कैंप है। 8 से 9 घंटे का ट्रैक है। चुनौती भरी यात्रा होगी वो होगी पिस्सू घाटी की। पिस्सू घाटी की 3 से 3.5 किलोमीटर की यात्रा है पैदल, जो कि थका देने वाली है। तो आइए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। वहाँ नीचे से मैंने अभी जो ट्रैक शुरू किया था पिस्सू घाटी का, अभी मैं 1 किलोमीटर भी पूरा यहाँ तक नहीं आया हूँ और पता चल जाती है कि अपनी ट्रैकिंग की असल में औकात क्या है। अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं तो अभी 2 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ा है और ऊपर तक आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु लगातार जा रहे हैं। एक बार बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ इधर से कैसे जिगजैग होते हुए चढ़ाई लगातार ऊपर चढ़ती है। और आप देखिए कैसे ये 3 किलोमीटर का बेहद थका देने वाला ट्रैक है। यहाँ पे पिस्सू घाटी का इसको ट्रैक बोलते हैं। जहाँ पर आज रात रुकना है वो है शेषनाग। 3 किलोमीटर ये निकाल के आगे 9 किलोमीटर का रास्ता बचेगा, हम वो भी सफ़र करते हैं। फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है, सही से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि सांस काफ़ी ज़्यादा फूलती है, क्योंकि हम इतने हर रोज़ ट्रैक नहीं करते इस वजह से। तो आप एक बार इन कुदरती नज़ारों को निहारिए और मैं आगे की यात्रा को जारी रखूँगा। तो धीरे धीरे और गिरते पड़ते हम आखिरकार पहुँच गए पिस्सू घाटी के टॉप पर। यहाँ पर पहुँचने में ही मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए। तो चंदनबाड़ी से ट्रैक करने के बाद मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ पिस्सू टॉप पे। मैंने कुछ देर पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी जहाँ से मैंने नीचे खड़े होकर के ऊपर आपको दिखाया था कि कितने ऊपर जाना है, और अभी मैं ऊपर खड़े होकर के आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ। ये है पिस्सू वैली, ये पिस्सू घाटी है। ये पूरी वैली में ट्रैक करने के बाद 3.5 घंटे का मुझे समय लगा। अमूमन जो पैदल यात्री हैं उनको 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद पिस्सू टॉप पे पहुंचा जाता है। इस वक्त मैं पिस्सू टॉप पे ही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है पिस्सू टॉप 0 किलोमीटर। इसके बाद जोजीबल आएगा और शेषनाग झील जो अगला बेस कैंप है वो यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पहुँचने में भी 5 से 6 घंटे कम से कम लगेंगे। लेकिन अगर आप मौसम पे ज़रा अगर नज़र मारो, मौसम ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे बारिश भी आनी शुरू हो गई है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का माहौल है कैसा। 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं हमने पहुँचना है रात को शेषनाग झील पे। उसकी जो ऊंचाई है 12,500 फीट की ऊंचाई है और वो यहाँ से 9 किलोमीटर अभी पेंडिंग है। और अमरनाथ यात्रा रूट का जो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट टॉप है वो है एमजी टॉप, जिसकी ऊंचाई है 14,800 फीट। 14,500 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आप आगे भी जाएंगे 9 किलोमीटर और आगे जाएंगे शेषनाग झील की तरफ, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होगी। आपको शायद पता चल भी रहा होगा क्योंकि हम ट्रैक करके आए हैं, हमें भी थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और वो देखिए कैसे हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा शान से लहरा रहा है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो वो यहीं पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद अगला पड़ाव शेषनाग की तरफ चल पड़ते हैं। तो पिस्सू टॉप के इसी लंगर में थोड़ी देर आराम किया। खाने को तो यहाँ एक से बढ़ के एक पकवान थे, लेकिन पता नहीं क्यों भूख होने के बावजूद भी कुछ भी खाने का मन नहीं था। जय भोले की जी। शायद पहाड़ों की ऊंचाई का असर था, लेकिन फिर हल्का फुल्का खाना खाने के बाद शेषनाग झील की ओर मैं निकल पड़ा। अभी मैं कुछ ही दूरी पर निकला था कि मुझे दिखाई दिया पहाड़ की एक बहुत ऊंची चोटी से गिरता हुआ झरना। यहाँ नहाने का भी बहुत मन था, लेकिन इन पहाड़ों की बर्फीली हवाओं ने मेरे दिल की इच्छा को ठंडा करके रख दिया। ये देखिए कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और यहाँ पर खड़ा होने के बाद पता चलता है कि इस झरने में से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, बिल्कुल जैसे एसी के सामने खड़े हो।
और ऐसा है अमरनाथ यात्रा का ट्रैक। कैसे यहाँ पर जो सुरक्षा में जवान तैनात किए गए हैं वो एक टेम्परेरी पुल बना रहे हैं इन पाइपों की मदद से। तो जैसे ही लोहे की पाइपों वाला पुल तैयार हुआ, मैं भी तैयार हो गया इसको क्रॉस करने के लिए। मन में थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं यहाँ से गिर ना जाऊं, लेकिन जैसे तैसे मन को थोड़ा मजबूत किया और मैं इसको क्रॉस करने लग गया। शुक्र है मैंने इसको आराम से क्रॉस कर लिया। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। अमरनाथ यात्रा पर ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत अपने आप से ही खूबसूरत होने का मुकाबला कर रही हो। अभी आप एक ही जगह पे 4 झरनों का मजा ले लीजिए। तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक से बढ़ के एक झरने देखे होंगे, एक जगह पे कई झरने देखे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह पे कई झरने। ये है पहला झरना और दूसरा झरना मेरे उस तरफ ये रहा। इस तरफ से देख सकते हैं तीसरी धारा ये रही और चौथी धारा ये रही। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होकर रखी है। हमें भी कई लेयर कपड़े पहनने पड़ते हैं और उसके बाद हम ठंड से बच पाते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। इस खूबसूरत रास्ते से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप ये देखिए अभी ऊपर का रास्ता कुछ ऐसा रास्ता है। कश्मीर घूमते घूमते सोचा थोड़ी सी धार्मिक यात्रा भी कर ली जाए, तो धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी अमरनाथ जी की और साथ में ऐसे कश्मीर के खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनके भी दीदार हो जाएंगे। और ये देखिए नज़ारा पीछे मेरे, इस तरफ एक झरना ये भी है और ग्लेशियर इस तरफ। काफ़ी थक चुके हैं, सांस फूल चुकी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल ही आगे बढ़ें। वैसे तो यहाँ पर खच्चर और पालकी की भी व्यवस्था है, लेकिन एक कोशिश कि थोड़ा पैदल ही चलेंगे। ये जो आप मेरे पीछे झील देख रहे हैं यही है वो शेषनाग झील, जहाँ पर हम पैदल ट्रैक करके चंदनबाड़ी से शेषनाग बेस कैंप पर पहुँचे थे। बहुत बड़ी ये झील है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पानी है। जो इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, यहाँ से लगातार निरंतर धाराएं बहती रहती हैं, बर्फ़ पिघलती रहती है ग्लेशियर से और इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। मान्यता है कि भगवान शंकर जब माता पार्वती को लेकर एकांत स्थल पर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अमर होने की कथा सुनानी थी, तो यहीं पर भगवान शंकर ने कुछ समय के लिए अपने जो गल में शेषनाग होता है उसको यहीं पर उतारा था, उसको यहीं पर छोड़ा था। और मेरे पीछे भी आप देख लीजिए कैसे ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां भी आपको चारों तरफ, इस झील के चारों तरफ मिल जाएंगी। और अभी मैं इस तरफ भी एक बार आपकी नज़र दौड़ाना चाहूँगा कि वो देखिए ये जो ग्लेशियर के नीचे छोटा छोटा रास्ता है, इन्हीं रास्तों से होकर हम अपने दूसरे दिन की जो पैदल यात्रा है वो जारी रखेंगे। आज हम जो अपनी यात्रा है वो शेषनाग झील से जारी शुरू करेंगे और हमारा जो अगला पड़ाव होगा, तीसरा बेस कैंप होगा, वो होगा पंचतरनी में, जो यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आज के दिन की जो हमारी यात्रा है बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली है। यहाँ से पूरे ग्लेशियर, हमें कई ग्लेशियर पार करने पड़ेंगे, उसके बाद हम पंचतरनी में पहुँचेंगे। बेस कैंप के चारों तरफ बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, बड़ी आसमान को छू लेने वाली चोटियाँ हैं और चोटियों पर बर्फ़, हमेशा इन चोटियों पर बर्फ़ रहती ही रहती है। तो अभी मैंने आपको शेषनाग झील का वो नज़ारा दिखाया और शेषनाग झील के बिल्कुल बगल में बना हुआ है टेंट सिटी। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में टेंट हैं। अगर यहाँ पर आकर आप टेंट में रुकना चाहते हैं तो एक पर्सन से 500 रुपये लिया जाता है और एक टेंट में 10 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। अगर आप 4 लोग हैं तो आपका 2000 रुपया लगेगा शेयरिंग में। अगर आप पूरे टेंट को यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी बरकरार रहे, तो आपको ये पूरा का पूरा टेंट 5000 रुपये में मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ लग्जरी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी नुमा टेंट है। इसमें 10 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। 10 से 15 आपको कंबल भी मिल जाएंगे, तकिए भी मिल जाएंगे, ताकि आप आराम से यहाँ पर ठहर सके, सो सके और सुबह की यात्रा को जारी रख सकें। तो ये मैंने आपको टेंट सिटी की तस्वीरें दिखाई थी। ऐसे एक सिंपल सा टेंट होता है जिसमें 10 लोगों के रुकने के लिए जगह होती है। अभी श्रद्धालु यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए ये टेंट आपको खाली दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, तो आप हैं यहाँ के ओनर? जी सर। अच्छा, आप टेंट के बारे में कुछ बताइए, कितने लोग
अच्छे से रह सकते हैं? वैसे तो बताते हैं कि 10-12 लोग रह सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से बताइए। अच्छे से इसमें 10 लोग रह सकते हैं सर। 10 लोग इजीली रह सकते हैं। अभी ठंडी उनको ना लगे, क्योंकि यहाँ पर बर्फीली चोटियाँ हैं, लगातार ठंड बहुत ज़्यादा है। हमने भी 2-2 3-3 लेयर पहन रखी है, तो रात को तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या करते हैं आप कि उनको ठंड नहीं लगती? इसमें एक तो नीचे फोम भी लगा है, पहले शीट होता है, इसके ऊपर फोम है, उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं नीचे गद्दे भी बिछे हैं सर जी। उसके ऊपर ये और है, ये मतलब ये ब्लैंकेट भी ब्लैंकेट बिछे है। उसके ऊपर हम 10 12 13 ब्लैंकेट इसमें देते हैं 10 लोगों के लिए, और वो भी 4 किलो 5 किलो की एक ब्लैंकेट होती है ओके। अच्छा, अगर किसी ने यहाँ पे रुकना हो तो उसका खर्चा क्या आएगा? पर पर्सन यहाँ पे रेट है 500 रुपीज। ये सरकारी रेट? ये सरकारी रेट है अच्छा, सर। कई लोग बार्गेनिंग करके कम ज़्यादा भी नहीं, करते नहीं हैं? सर, यहाँ एक ही रेट है सर। चाहे भीड़ ज्यादा हो तब भी 500 ही लेंगे, चाहे कम हो तब भी 500 ही लेते हैं सर। अच्छा, ऐसा नहीं कि भीड़ ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे नहीं। अगर मान लीजिए फैमिली है 3-4 लोगों की है, अगर उन्होंने पूरा टेंट लेना हो तो उसका भी पूरा 500 के हिसाब से 5000 पूरा देना पड़ेगा? छोटे टेंट भी होते हैं ना सर, जैसे वो छोटे टेंट भी है 6 लोगों के लिए, 7 लोगों के लिए। बाकी हम क्या करते हैं सर, जैसे कोई फैमिली होगी 2-3, हम उनके साथ फिर फैमिली डालते हैं। ओके। जैसे 5 6 7 8 लोग अगर शेयरिंग होगी तो फैमिली के साथ हाँ, ही? फैमिली के साथ फैमिली डालते हैं। ऐसा नहीं कि लेडीज के साथ जेंडर जाने हो, जेंडर वैसे नहीं। अच्छा सर, फैमिली के साथ फैमिली डालते हैं। ये भी जानना चाहूंगा, इस पूरे जो शेषनाग जो बेस कैंप है, यहाँ पर कितने टेंट होंगे, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था है? कम से कम 900 से 1000 के आसपास के हैं। 1000 टेंट? हाँ जी, हाँ जी सर, यानी 900 1000 गुना 10? हाँ जी, हो गए 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था, 10,000 लोगों की? जी जी सर। अच्छा, जैसे कल भी थी, कम से कम यहाँ 8-9 हज़ार यात्रा थी, 8-9 हज़ार से ज़्यादा ही थी कल भी यहाँ पे, आपने देखा ही होगा। तब भी सारा कोई बाहर नहीं सोया, सारे टेंटों में ही बैठे थे। जी जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू बातचीत करने के लिए। पीछे जो आपको टेंट दिख रहे हैं ना, वो जो सबसे पीछे, एक तो ये वाले और एक ये वाले, ये शेषनाग झील के दोनों तरफ बने हुए हैं। ये वाला जो है ये लंगर है, जो बेस कैंप के बाहर वाले, और ये बेस कैंप। यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ने के बाद, खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ तक आए हैं, और अभी सबसे मुश्किल चढ़ाई यात्रा की ये आने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है जी गणेश टॉप की चढ़ाई। हमने अभी जाना है गणेश टॉप। जो शेषनाग झील थी, जब हमने सुबह ट्रैकिंग शुरू की थी 14 किलोमीटर का, आज का ट्रैक तो अभी 4 घंटे के करीब हो गए हैं। मैं सिर्फ 2 किलोमीटर ही चढ़ पाया हूँ। और मेरे आप इस तरफ ज़रा देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कैमरे में ठीक से आ जाए तो आप देखिए, वो दूर तक पहाड़ की चोटी, वो है एमजी टॉप, महागणेश टॉप। हमने वहाँ तक अभी जाना है। ये शेषनाग झील से लेकर एमजी टॉप 3 किलोमीटर का रास्ता है, और इस 3 किलोमीटर को ही कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन हो, पहाड़ों में ज़्यादा जाते हैं, वो शायद थोड़ा जल्दी चले जाए। लेकिन जो अमूमन मैदानी इलाकों के लोग हैं, उनको ये 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में अगर बाय फुट उन्होंने जाना है तो उनको 4 से 5 घंटे मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं, इस वजह से यहाँ पर सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत है। मैं अभी अगर हाइट की बात करूँ तो मैं कम से कम इस वक्त 14,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और ठंड भी काफ़ी हो जाती है। एक के बाद एक कई लेयर पहनी है, इसके बाद भी मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रुका था, इसलिए जो बॉडी की हीट है वो भी पूरी के पूरी ख़त्म हो जाती है, तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, जब हम चलते हैं तो बॉडी गर्म होती है, वार्म होती है, तो थोड़ा ठीक रहता है। चलते चलते पैरों में भी छाले पड़ गए हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम चलेंगे नहीं तो अपनी अगली मंजिल यानी अगले बेस कैंप पंचतरनी तक कैसे पहुंचेंगे। अभी खाना खाने के बाद मैं थोड़ा ही पहाड़ चढ़ा था, वहां से मुझे दिखा प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा। हाँ, जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते वो इस तरह से खच्चरों की मदद से पहाड़ को चढ़ जाते हैं। वो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, और ये प्रकृति इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं एमजी टॉप पे, यानी महागणेश टॉप पे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी चांदी सी बर्फ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एमजी टॉप से। एमजी टॉप से जो आपको दृश्य दिखेगा वो ये दिखेगा। अभी हम शेषनाग झील से कम 3 किलोमीटर आ चुके हैं, और जो हाइट है वो है ग्राउंड लेवल से 14,800 फीट का। और आप ज़रा ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जो एमजी टॉप है उसके चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं कैसे बर्फ़ से ढकी हुई हैं। जो दूसरे दिन की चढ़ाई होती है अमरनाथ जी की यात्रा की, वो यही सबसे मुश्किल मानी जाती है।
तो 3 किलोमीटर का रास्ता अभी हमने तय किया है। इसमें कम से कम हमें 4 से 5 घंटे लग चुके हैं और 5 घंटे का ट्रैक करने के बाद हमें जो दृश्य, खूबसूरत दृश्य दिखा है, वो ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है। आगे कैसा माहौल है वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ साथ। हालांकि यहाँ पर चलना काफ़ी मुश्किल है, आगे का रास्ता भी हम आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं। इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बावजूद अगर दिल में जोश और जुनून कोई चीज़ भर रही थी तो वो थी यहाँ की खूबसूरती, क्योंकि हम जितना पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे खूबसूरती भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। और थोड़ी दूर और चलने के बाद हमें दिखाई दिए ये बर्फ़ के पहाड़। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी और कुछ लोग तो यहाँ पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये फ्रेश स्नोफॉल नहीं है, इसलिए जगह जगह पर पैर भी फिसल रहा था, लेकिन धीरे धीरे और गिरते पड़ते हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। और थोड़ा चलने के बाद हमें ये दिखाई दिया खूबसूरत नज़ारा, और हम अब ऐसी जगह पर हैं जिसकी चारों तरफ जितनी भी पहाड़ियां हैं सभी पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि क्या बताएं। मैंने ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बर्फ़ कभी नहीं देखी, और ठंड की तो क्या ही बात करें। चलने के बाद जैसे ही थोड़ा सा रुकते हैं तो एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि पूरा शरीर कांपने लग जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है, और आप पीछे देख भी सकते हैं कई श्रद्धालु हैं जिनको कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो उनको अभी ऑक्सीजन दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ MRT के जवान भी हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है? सब कुछ ठीक है। तो क्या हो गया था अभी इनको? सर सांस रुक रहा था, इनको सांस नहीं आ रहा था जी। सांस का प्रॉब्लम था। तो अभी कोई स्पेशल मेडिसिन देनी पड़ती है या ऑक्सीजन से चल जाता है? ऑक्सीजन से ठीक हो जाता है। नीचे जब डाउन में जाएंगे तो डाउन में जाके थोड़ा और बेहतर। ये सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उनको ऐसे ऑक्सीजन दी जा रही है। जब उनकी सांस स्थिर हो जाती है तब उनको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बोला जाता है कि वो अपनी अगली यात्रा जारी रखें। ठीक महसूस कर रहे हैं? क्या दिक्कत क्या हो गई थी? पूरी सांस फूलने लगी। अच्छा, अभी ठीक लग रहा है? हाँ, अभी कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए फिर आगे की तरफ जाइए। अगर ऐसी सिक्योरिटी यहाँ पर ना हो तो यात्रा कभी भी संभव नहीं हो सकती। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम ना करे तो यात्रा संभव नहीं हो सकती। तो आइए चलिए हम आपको और आगे लेकर चलते हैं, बताते हैं कि आगे यात्रा का कैसे चल रही है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियरों को पार करने के बाद अभी मैं पहुँच चुका हूँ पोशपत्री में। पोशपत्री वो जगह है जहाँ पर अमरनाथ यात्रा रूट का सबसे बड़ा लंगर लगाया जाता है। और सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए भगवान शिव शंकर जी के, जिनकी हम यात्रा पर आए हैं। और अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि 56 भोग लगते हैं। 56 तरह के 56 प्रकार के यहाँ पर भोजन श्रद्धालुओं में बांटे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खीर ही सबसे पहले 3-4 तरह की तो यहाँ पर खीर बनी हुई है। इसमें जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के होते हैं, उनके लिए भी स्पेशल मिठाई यहाँ पर बनती है। जो शुगर नहीं खा सकते, चीनी मीठा नहीं खा सकते, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल अलग से पकवान बनाए जाते हैं। और ये आप देख लीजिए कई तरह की यहाँ पर मिठाई है। श्री शिव सेवक दिल्ली से जो टीम है वो यहाँ पर आकर हर साल लंगर लगाती है। अमरनाथ यात्रा के जो दोनों रूट हैं, बालटाल या फिर पहलगाम, उनमें से सबसे बड़ा लंगर यहाँ पर लगता है। 56 भोग यहाँ पर लगते हैं। सबसे पहले सुबह भगवान को प्रसाद लगाया जाता है और उसके बाद वही प्रसाद शाम को श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। यहाँ पर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप भारत के कोने कोने में खाते हैं। यहाँ पर आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इतने तरह के प्रसाद मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसे खूबसूरत रास्तों के बीच में से हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। और यहाँ की सुरक्षा में तैनात इंडियन आर्मी के जवान लगातार श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाते रहते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आगे 9 किलोमीटर हमें बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं मिलेगी, हमें सीधी नीचे की तरफ ढलान मिलेगी। और सच मानिए इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें जब पता चलता है कि आगे का रास्ता ढलान भरा है तो दिल में एक अजीब सी ही खुशी दौड़ पड़ती है। लेकिन आगे का रास्ता ज़्यादातर ऐसे पत्थरों से भरा है। तो इस तरफ है पोशपत्री, पोशपत्री से हम नीचे आ रहे हैं और इस तरफ ये जो दूसरा रास्ता जाता है ये जाता है बिल्कुल सीधा नीचे, जो अगला बेस कैंप है पंचतरनी। लेकिन आपको एक मैं ज़रूरी बात बताता हूँ,
यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो सभी को एक ही बात बोलते हैं कि जब आप इस तरफ से नीचे आ रहे होंगे, पोशपत्री लंगर भंडारे से नीचे आ रहे होंगे, तो आपको एक इस वैली नुमा जगह पर ज़्यादा देर रुकना नहीं है, आपको यहाँ से निकल जाना है। उस तरफ POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको तो पता ही है कि आतंकियों को कैसे हमेशा पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उस तरफ जो आतंकवादी हों उनको पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के स्नाइपर मदद कर रहे हों और वो किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए भारतीय जो सेना के जवान हैं, यहाँ पर BSF लगी हुई है, वो सभी को एक ही बात बोलते हैं कि आप जितना हो सके यहाँ से जल्दी निकल जाइए। और ये तो मैंने यहाँ की बात बताई, अभी मैं दूसरी तरफ आपको बता दूँ, यहाँ पर कई हज़ार फीट ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ पर भी भारतीय आर्मी मौजूद है और ये बाल भी बाका नहीं होने देंगे किसी का। और लेकिन फिर भी अगर आर्मी बोलती है कि आप जल्दी से निकलिए तो आपको जल्दी से इस तरफ निकलना होगा। इस तरफ पंचतरनी है, जो अगला बेस कैंप है पंचतरनी, इस तरफ है पंचतरनी, तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और इस तरफ आप देखिए, वो जो आपको टेंट नुमा दिख रहे हैं ना, वो बेस कैंप है, वो है पंचतरनी का बेस कैंप। तो हम चलते हैं और चलते चलते आपको भी साथ में वीडियोस हम दिखा रहे हैं कि कैसा माहौल है यहाँ पे। और शाम होने को है, तो आपको दिख रहे हैं ना टेंट, यही बेस कैंप है, यहाँ पर आज हमको पहुँचना है। और आप ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर देखिए कैसे बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में लेकर रखा है। पंचतरनी में क्या माहौल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पंचतरनी वही जगह है, यहाँ से पवित्र अमरनाथ गुफा की दूरी सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी रह जाती है। आगे की यात्रा हम कल करेंगे। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का मुझे कई दिनों से इंतजार था। यहाँ से अमरनाथ गुफा सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी है। और यहाँ का एक बार मौसम भी देखिए, एकदम से चारों तरफ बादलों ने हमें घेर के रखा है। यहाँ पर बादल भी हैं और कभी कभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर धुंध भी छा जाती है। ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। ऐसे रास्तों को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं अमरनाथ जी की गुफा के पास। और वो देखिए, फिलहाल अभी धुंध छा के रखी हुई है। जब यहाँ पर धुंध नहीं होगी तो यहाँ से होते हैं अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं बल्कि अमरनाथ गुफा के अंदर जाकर हिम शिवलिंग के दर्शन करने हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ों को पार करने के बाद श्रद्धालु पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर, और वो रही श्रद्धालुओं की मंजिल, पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा। ओम नमः शिवाय। अभी हम अमरनाथ जी की गुफा पर पहुंच चुके हैं। ठीक अमरनाथ गुफा के अभी हम चरणों में हैं, आप देख सकते हैं। यही है वो अमरनाथ गुफा जहां पर श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंचे। और यहीं पर भगवान शंकर हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान है। मैं कहूँगा थोड़ा और आगे आकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ का माहौल देखिए। और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश हो रही है। और देखिए जितने भी श्रद्धालु हैं इस वक्त अपनी जो बरसातियाँ हैं वो ओढ़ रहे हैं। मौसम यहाँ पर बहुत सुहावना हो चुका है। और दूसरी तरफ ये रास्ता देखिए, ये वो रास्ता है जहां से दोनों रास्ते जुड़ते हैं। ये संगम टॉप है, यहीं से बालटाल। इस तरफ अगर देखेंगे तो इस तरफ बालटाल है, इस तरफ देखेंगे तो पहलगाम वाले जो श्रद्धालु हैं इस तरफ से आते हैं, तो इस तरफ से पहलगाम और इस तरफ से बालटाल वाला रास्ता 14 किलोमीटर लंबा है। और जो पहलगाम वाला रास्ता है वहां से आपको 32 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर मौसम खराब हो चुका है, तो देखिए आप कैसे यहाँ पर मौसम एकदम से बदल चुका है, मौसम ने करवट ली है। और अब जरा चोटियां देखिए, जो कैसे जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो पूरी तरह से बादलों से ढक चुकी हैं। एकदम से अभी दोपहर है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि शाम हो चुकी है और कुछ ही देर बाद अंधेरा हो चुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए ये है वो पवित्र अमरनाथ जी की गुफा जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और कहा जाता है यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। जो भी
वो अपने मन में सोच कर यहाँ आता है, सच्चे मन से आता है, हमेशा उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ये देखिए, ये है भारत की सबसे जो दुर्गम पहाड़ियों में से होकर यात्रा चलती है, अमरनाथ जी की यात्रा। तो वो यही पवित्र अमरनाथ गुफा है जहाँ पर श्रद्धालु इतनी दिक्कतें झेलने के बाद पहुँचते हैं अमरनाथ गुफा की ओर, और फिर भी एक बार भी नहीं कहते कि हाँ हम परेशान हैं। रास्ते में लोगों को ज़रूर परेशानी और कठिनाइयों का सामना होता है, लेकिन हर बार उनकी यही इच्छा होती है कि नहीं, बाबा हमें अगले वर्ष फिर बुलाएंगे और हम अगले वर्ष फिर से आएंगे। और ज़रा देखिए मौसम ने कैसे करवट लिया है। इस तरफ ज़रा देखिए, जो रास्ता है आने और जाने का, उस तरफ कैसे बादलों ने घेर लिया है उस रास्ते को, बारिश आ रही है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय।